नमस्कार और डीजाना न्यूज में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अभिषेक मिश्रा और बात करते हैं आम बजट की। इससे पहले हमने बात की कि टैक्स स्लैब में जो छूट मिली है उसका कितना फायदा आम आदमी को मिलेगा। और अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी इंदौर के उद्योगपतियों की, क्योंकि कहीं ना कहीं व्यापारी जो है वो बहुत आस के साथ इस बजट को देख रहा था। तमाम उद्योगपतियों की निगाहें इस बजट पर टिकी हुई थी। हमारे वरिष्ठ संवाददाता राहुल भाविकर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। वो सुबह से तमाम उद्योगपतियों से चर्चा कर रहे हैं। पहले उन्होंने बात की थी कि बजट से क्या उम्मीदें हैं और अब बजट प्रस्तुत होने के बाद उनकी तरफ से क्या रिएक्शन आ रहे हैं वो हम जानते हैं। राहुल सर, पहले तो आप ये बताएं कि क्या फिलहाल जो इस बजट के बाद प्रतिक्रिया है वो सामने आ रही है, क्योंकि हमने देखा कि बजट के बाद बागों में बहार है और सेंसेक्स में भी उछाल है। थी कि एक लोक लुभावन बजट रहेगा, ठीक उसी तरह से जो छूट और राहत है वो इस पूरे बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो 14 सालों का जो टैक्स स्लैब में जो बढ़ोतरी जो चेंज नहीं हुआ था वो इस बजट में देखने को मिला है। और ये कहें कि एक सबसे बड़ा फीचर कहा जा सकता है इस बजट का। अभिषेक हमारे साथ में मौजूद है यहाँ बात करने के लिए सुदीप गुप्ता जी, जो यहाँ पर CII के जो प्रोग्राम हुआ उसमें पैनलिस्ट की भूमिका में नजर आए थे और पूरा जो बजट है उन्होंने यहाँ पर उसका आकलन किया, उसकी समीक्षा की। हम उन्हीं से बात करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कहेंगे, क्या फीचर कहेंगे, क्या हाईलाइट है इस बजट के? इस बजट की अच्छी बात यह है कि इसमें उन्होंने इनकम टैक्स के ऊपर उनका प्रस्ताव ये है कि आप सभी लोग धीरे धीरे नई इनकम टैक्स स्कीम की ओर जाएं, पुरानी वाली स्कीम को छोड़ दें। तो पुराने वाले लॉ में बहुत तरह के एग्जम्पशंस, डिडक्शंस, कंडीशंस, पेपर वर्क, उस सब को ख़त्म करके उन्होंने अब ये सिस्टम लाने की कोशिश की है कि आप नई स्कीम में आएँ जिसमें सीधे सीधे टैक्स लगेगा। इसमें रेट ऑफ टैक्स कम किया गया है, स्लैब्स कम किए गए हैं और हो सकता है कि अगले साल से कोई एक टेम्पलेट जैसा आ जाए जिसमें कोई भी आदमी अपनी जानकारी भरते भरते फ़ायदा उठा लेगा। दिस वॉज ऑल अबाउट इनकम टैक्स। एग्रीकल्चर सेक्टर में, जैसा कि मैं उम्मीद कर रहा था, एकदम नई तरह की बहुत सारी स्कीम्स आई हैं और उन स्कीम से एग्रीकल्चर सेक्टर को, जहां हमारे यहाँ का करीब 65% ऑफ पॉपुलेशन जहां काम में लगी हुई है और जहां से वो अपनी रोजी रोटी चलाती है, उन लोगों के लिए नई स्कीम्स लाई गई हैं। तो एग्रीकल्चर सेक्टर को भी बूस्ट मिलेगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट में भी फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा उन्होंने हर सेक्टर पर काम किया है, हर सेक्टर पर ध्यान दिया है। और एक अच्छी चीज़ MSME के लिए आई है, जिनको और ज़्यादा बेनिफिट देने की कोशिश की गई है। जो पुराने बेनिफिट थे उनको और कंटिन्यू किया गया है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में प्रोसीजरल एस्पेक्ट बहुत सारे कवर किए गए हैं। इसके तहत उन्होंने डिजी लॉकर में तरह तरह की जानकारियाँ भर के इस तरह का इंतज़ाम कर दिया है कि एक ही जानकारी को मल्टीपल जगह पर जब देना पड़े तो वो सीधा डिजी लॉकर से ट्रांसफ़र हो जाए। मैं अभी इंडस्ट्री में जिन लोगों से बात कर रहा था तो वो लोग कह रहे थे कि छोटे छोटे काम के लिए 100 150 पेज साइन करके देने पड़ते हैं। डिजी लॉकर आने के बाद ये वाली सुविधा हो जाएगी कि वो एक क्लिक से अपनी जानकारी दे पाएंगे। ओवरऑल बजट बहुत अच्छा है। थैंक यू सर, सभी सेक्टर्स के लिए कुछ ना कुछ दिया है। महिलाओं के लिए उन्होंने घोषणाएं की हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं उनके लिए किया है, युवाओं के लिए भी कौशल विकास पर ज़्यादा ध्यान देने की बात कही है उन्होंने। हर सेक्टर को कवर किया है और जब हम अलग अलग एंगल से उसको देखते हैं तो गवर्नमेंट ने हर सेक्टर को पूरी तरह कवर करके हर सेक्टर को कुछ ना कुछ देने की कोशिश की है। तो मेरे हिसाब से ये एक अच्छा बजट है। और ऋषि की भी बात की उन्होंने, जिस तरह से जो 7 सेक्टर्स उन्होंने तय किए हैं उसमें काफ़ी बड़े बड़े एलोकेशंस किए हैं बजट के लिए। रेलवे में अभी तक का सबसे बड़ा बजट हुआ है, 240 लाख करोड़ का आवंटन हुआ और ये अभी तक का सबसे बड़ा है। कहीं उसको नहीं, अब देखिए, मैं इतनी ज़्यादा डिटेल में अभी बोलना बड़ा मुश्किल है क्योंकि बजट का जब पूरा खुलासा होगा, हालांकि ये ज़रूर है कि सॉफ्ट कॉपी में बजट सब लोगों को मिल गया है, पर बजट जैसे डॉक्यूमेंट को पढ़कर बोलना इट टेक्स टाइम, तो इस पर तो मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगा। सर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट किया जा रहा है। आने वाले समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के जो दाम है वो भी कम होंगे। आपको लगता है कि डिजिटलाइजेशन के लिए जिस तरह बढ़ रहा है उसको कहीं ना कहीं बूस्टअप किया करने की कोशिश की है? डिजिटाइजेशन तो देखिए, UPI से
IMPS से इन सब से पहले ही बूस्टअप हो रहा था। और जहां आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल वगैरह की बात की है, तो इसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट ज़रूर ज़्यादा लगता है, लेकिन इंडिया जैसे बड़े कंट्री में जहां बहुत बड़ा मार्केट है और 2 व्हीलर 4 व्हीलर बहुत ज़्यादा लेवल पे जहां बिकते हैं, तो उस जगह पर इलेक्ट्रिक व्हीकल को डेफिनेटली पुश मिलेगा। और GST में भी इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर रेट ऑफ टैक्स कम किया गया है, तो इससे इलेक्ट्रिक व्हीकल को और ज़्यादा बेनिफिट होगा। सर, कृषि स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने की बात की है, तो कहीं ना कहीं फोकस जो है वो सरकार का कृषि पर ज़्यादा है। जैसा मैंने पहले भी बोला कि करीब 65% ऑफ आवर पॉपुलेशन इट लिव्स इन रूरल इंडिया, एंड रूरल इंडिया में कृषि है। कृषि को अगर हम थोड़ा और एनलार्ज करके देखें तो उसमें प्राइमरी सेक्टर आ जाता है। प्राइमरी सेक्टर में फूड स्टॉक्स जो हैं उनकी प्रोसेसिंग, उनकी स्टॉकिंग, स्टोरेज, प्रूनिंग, ये सब आता है। इसमें फिशिंग आता है, इसमें हॉर्टिकल्चर आता है। तो गवर्नमेंट ने इन सारे सेक्टर्स पे ध्यान दिया है और ये कोशिश कर रहे हैं कि इसमें से एक्सपोर्ट को प्रमोट करें। तो ये प्राइमरी से हो सकता है कि सेकेंडरी सेक्टर में जाने की स्थिति बन जाए। बस। तो कुल मिलाकर अभिषेक, ये कहा जा सकता है जिस तरह से समीक्षा की गई इस पूरे बजट की, काफ़ी सारे सेक्टर्स से उसको कवर किया गया है और काफ़ी बड़े बड़े एलोकेशंस जो है वो इस बजट में सरकार ने किए हैं। कुल मिलाकर सरकार का ये ध्यान ज़रूर है कि चूँकि 7 राज्यों के इस बार 9 राज्यों के जो राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं, इसके अलावा अगले वर्ष लोकसभा का भी चुनाव है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस पूरे बजट में उनको कवर किया गया है और साथ ही जो प्रावधान किए गए हैं वो काफ़ी अभूतपूर्व हैं। हमारे साथ में यहाँ बात करने के लिए रिंकू जोशी जी भी मौजूद हैं, वो भी इस पूरे डिस्कशन के दौरान पैनलिस्ट में शामिल थी। मैम, क्या हाईलाइट आप देखती हैं, क्या खास बात आपको इस पूरे बजट में नज़र आया? मैंने सबसे बड़ी और अच्छी चीज़ मुझे बजट में ये लगी कि सबका साथ समग्र विकास, जो कि हमारी गवर्नमेंट का एजेंडा रहा है, तो उन्होंने इंक्लूसिव डेवलपमेंट पे फोकस किया है। सो एग्रीकल्चर, फार्मास्यूटिकल, मेडिकल सेक्टर में काफ़ी उन्होंने प्रोविजंस रखे हैं। चूँकि मैं एजुकेशन इंडस्ट्री से हूँ, तो मैंने ये फील किया कि एजुकेशन इंडस्ट्री के ऊपर काफ़ी क्लैरिटी नहीं दी गई और अभी भी काफ़ी सॉल्यूशंस ऐसे हैं जो प्रोवाइड किए जा सकते हैं टू अपग्रेड आवर इकोसिस्टम, डिजिटल इकोसिस्टम इन कॉलेजेस एंड स्कूल्स। और जो हमारा यूथ है उसको एम्प्लॉयबल बनाने के लिए क्या किया जाना चाहिए। फॉरेन कोलैबोरेशन के ऊपर अभी मे बी इफ़ वी रीड द डिटेल बजट तो उसमें हमें कोई क्लैरिटी शायद मिले, बट लास्ट बजट में भी बहुत क्लैरिटी उसके ऊपर नहीं थी, जो कि हम काफ़ी सारा इससे बेनिफिट उठा सकते हैं यदि हम फॉरेन यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेट करें और एटलीस्ट द सार्क कंट्रीज़ जो हमारे आसपास की नेबरिंग कंट्रीज़ है वहाँ से बच्चे हमारे यहाँ पढ़ने आए फॉर फॉरेन एजुकेशन। इट कुड बी फिजिकल कम्प्लीटली और इट कुड बी हाइब्रिड ऑल्सो। मगर यदि हमारे पास बच्चे पढ़ने आते हैं तो हमारे लिए सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होता है, हमारे बच्चों के लिए कंपटीशन होती है और कहीं हम रिसर्च और डेवलपमेंट एजुकेशन सेक्टर में भी बढ़ा सकते हैं, तो ब्रेन ड्रेन के प्रॉब्लम को हम एड्रेस कर सकते हैं। क्योंकि आज आप देखिए मैक्सिमम यूथ जो है वो हायर एजुकेशन के लिए बाहर पढ़ने जाना चाहता है, क्योंकि जनरल कैटेगरी के लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम होती जा रही हैं। तो बच्चों को फैसिलिटेट करना चाहिए, उनके लिए ईज़ ऑफ लर्निंग फैसिलिटेट करना चाहिए। GST ICT लर्निंग टूल्स पे, टीचिंग टूल्स के ऊपर GST जो है वो मिनिमाइज़ करना चाहिए ताकि इंस्टीट्यूशंस उन टूल्स को ख़रीद सकें और बच्चों को और यूथ को पढ़ाई में उस चीज़ का बेनिफिट हो। यहाँ पर अभिषेक मैं आपको बताना चाहूँगा कि रिंकू जोशी डेली कॉलेज बिजनेस स्कूल्स की प्रिंसिपल है और ये जो पूरा जब बजट भाषण हुआ उसमें काफ़ी बारीकी से उन्होंने पूरे जो घोषणाएं हुई हैं उसको नोट भी किया था। और जो अब समीक्षा का दौर है तो चूँकि अभी विस्तृत बजट नहीं आया है, लेकिन जो हाईलाइट्स आए हैं उसके मुताबिक ज़रूर ये मानते हैं कि काफ़ी अच्छा बजट है। मैम, यूथ के लिए कौशल विकास केंद्र, नए सेंटर्स खोलने की बात की गई है। आपको लगता है कि आज जिस तरह से वोकल फॉर लोकल की बात की जा रही है, जिस तरह से आत्मनिर्भर भारत की बात की जा रही है, उसके लिए काफ़ी आवश्यक है ये? एक्चुअली स्किलिंग इंडिया मिशन मोदी जी का काफ़ी फेवरेट एक प्रोजेक्ट रहा है। इस पे काम भी हो रहा है। मैं खुद बॉश इंडिया फाउंडेशन के साथ में एक सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ, तो मैंने NSDC का उनका सर्टिफिकेशन कोर्स किया है। और जैसे जो हमारे ITI सेंटर्स हैं, जो नर्सिंग की जो गर्ल्स होती हैं, केयर टेकर्स होते हैं, उन लोगों के स्किल डेवलपमेंट के लिए कोर्सेज़ होते हैं जो बॉश इंडिया चलाता है, तो मैं उनके साथ में जुड़ी हुई हूँ। मगर मुझे अपने आसपास में ऐसे बच्चे देखने में नहीं आते जो कि इन स्किलिंग सेंटर्स पे जा रहे हों। तो ज़रूरत यह है कि स्कीम्स तो है, लाइक ई विद्या पोर्टल है,
गवर्नमेंट का, मोदी जी का, जो हमने रूरल इंडिया में इम्प्लीमेंट किया हुआ है, रूरल इंडिया के लिए इम्प्लीमेंट किया हुआ है, लेकिन उसके लिए अवेयरनेस कितनी है बच्चों को, ये आप हमें नहीं पता है कि वाकई में गांव में बच्चों को पता भी है कि हम ऑनलाइन इस तरीके से अपनी ये वाली स्किल को डेवलप कर सकते हैं। मतलब आप ई विद्या पोर्टल पे आप देखेंगे तो आपको तंजोर पेंटिंग से लेकर और डेटा एनालिटिक्स की स्किल डेवलपमेंट के लिए आपको कोर्सेज उस पर अवेलेबल हैं। तो बगैर किसी पेमेंट के यदि बच्चा उस स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज को लेता है और एम्प्लॉयबल बनता है तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। मगर इम्पॉर्टेंट यहाँ ये है कि वो बच्चे को उसकी अवेयरनेस भी है कि नहीं है। तो मुझे लगता है शायद NGOs जो रूरल एरियाज़ में काम कर रहे हैं, दे कैन बी अ वेरी गुड लिंक बिटवीन विलेजेस एंड सच कोर्सेज, सच इनिशिएटिव्स ऑफ गवर्नमेंट। तो यहाँ पर मानते हैं कि जो पैनलिस्ट हैं वो ये मान रहे हैं कि काफ़ी अच्छा बजट है और जिस तरह से अलग अलग सेक्टर्स को इसमें शामिल किया गया है तो कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि ये बजट में बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे जिनको कवर किया गया है। हम और पैनलिस्ट हैं उनसे भी यहाँ पे बात करेंगे। सर, आपने पूरा बजट जो है वो काफ़ी बारीकी से देखा है, क्या हाईलाइट आप मानते हैं, क्योंकि सारे सेक्टर्स को कुछ ना कुछ मिला है, अच्छा बजट कह सकते हैं इसको? बजट के अगर पॉजिटिव साइड की हम बात करें तो जो कोशिश है वित्त मंत्री की एक बैलेंस डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने की, सारे सेक्टर्स पे फोकस बराबर है। इसको यूँ देखें कि जहाँ एक तरफ वो एग्रीकल्चर और गांव, वो रूरल और दलितों की बात कर रहे हैं, उनको ऊपर उठाने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मॉडर्न डे सेक्टर्स, टेक्नोलॉजीज़ और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे भी उनका उतना ही बराबर ध्यान है। तो उस दृष्टि से देखा जाए तो गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ अपनी जगह पे सही हैं। बैलेंस डेवलपमेंट की कोशिश हो रही है जो सराहनीय है। सर, सबसे बड़ी बात ये भी है कि इनकम टैक्स स्लैब में 14 सालों बाद बदलाव आया है। आपको लगता है कि ये एक बड़ा बूस्टअप होगा? हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा मामला जो है वो समझने की ज़रूरत है। इनकम टैक्स में जो बदलाव है वो शायद सबके लिए नहीं है, इट इज़ नॉट अक्रॉस द बोर्ड। दो प्रणालियाँ हैं इनकम टैक्स की, एक नया टैक्स रेजीम है, एक ओल्ड टैक्स रेजीम है। तो ये जो भी बदलाव है वो खाली उन लोगों के लिए है जो नए टैक्स रेजीम में जाना चाहते हैं, नई टैक्स प्रणाली में जाना चाहते हैं। पर नई टैक्स प्रणाली के साथ में जो एक स्थिति है कि उसमें फिर आप किसी प्रकार की कोई छूट नहीं ले सकते हैं, कोई डिडक्शंस, कोई एग्जम्पशंस आपको नहीं मिलते हैं। तो आप अगर डिडक्शंस वगैरह को छोड़ना चाहते हैं तो फिर ये नई टैक्स प्रणाली आपके लिए है जिसमें बदलाव है। पुरानी जो टैक्स प्रणाली है जहाँ पे आप ये सारे डिडक्शंस वगैरह लेना चाह रहे हैं उसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं है। तो सर, ये माना जा सकता है कि गवर्नमेंट ये कहीं ना कहीं प्रमोट कर रही है कि नई स्कीम की तरफ जाएं? बिल्कुल बिल्कुल, गवर्नमेंट का ये मानना है, ऐसा माना जा रहा है कि ये नया टैक्स रेजीम जो है ये एक सिंप्लीफाइड टैक्स मैकेनिज्म है जिसमें से करदाता के लिए चीज़ों को समझना आसान है, तो इसलिए गवर्नमेंट उसको प्रमोट कर रही है। और हो सकता है जिस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं कि अगले शायद 3-4 साल बाद में यही एकमात्र प्रणाली रह जाए, लोअर टैक्स विदाउट एनी डिडक्शन। तो अभिषेक, यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगा क्योंकि आर्थिक मामलों के जानकार इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, लेकिन हम आपके पास एक बार फिर वापस लौटेंगे। लेकिन फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का और इसके बाद में टैक्स से जुड़ी माइक्रो लेवल की क्या स्थिति रही है, क्या वास्तव में जो जानकारियां दी गई है उनमें कुछ क्लॉज है, नहीं है, आर्थिक चुनौतियों के बीच ये बजट कितना राहत देने वाला है, इस पर हम चर्चा करेंगे आर्थिक मामलों के जानकारों से। तो फिलहाल एक वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं और बात करेंगे उन लोगों से जो बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि आखिर इस बजट से किसको क्या कुछ खास मिलने जा रहा है।